इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष दशकों पुराना है दोस्तों। इस संघर्ष की चिंगारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के भयावह रॉकेट हमले के बाद और भड़क उठी। इजराइल में यह गंभीर आक्रमण सिमकेट टोरा, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, के दिन किया गया था। इस युद्ध के चलते काफी लोग हताहत हुए। इसकी सबसे बड़ी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और महिलाएं शामिल हैं। अभी तक इस युद्ध में 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के हालिया आतंकी हमले के संदर्भ में हमें इस आतंकी संगठन को समझने की जरूरत है। हमास का गठन 1987 में हुआ था, जब इजराइल ने गाजा क्षेत्र से अपना कब्जा हटा लिया और वर्ष 2007 में उसने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। दुनिया जानती है कि फलस्तीन के हिस्से की काफी जमीन इजराइल ने जोर जबरदस्ती करके छीन ली है। जब से फलस्तीन में अलगाव हुआ तो उसके बाद से हमास का ये मकसद रहा कि वह इजराइल के कब्जे वाले अपने पुराने इलाकों को बलपूर्वक वापस ले। शायद इसी कारण उसने खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर यह हमला किया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अपना दम तोड़ती नजर आ रही है। वह कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण यह एजेंसी युद्धों जैसी हालातों को रोकने में असमर्थ है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिस एजेंसी के विषय में मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ वह है संयुक्त राष्ट्र, जो वर्तमान मसले पर इसकी भूमिका उस सुरक्षाकर्मी जैसी है जो आज अपनी ड्यूटी की रस्म अदायगी बिना हथियार के कर रहा है। जापान में परमाणु बम गिराने के बाद उस समय की वैश्विक ताकतों ने यूएन को 1945 में उपनिवेशक और गरीब मुल्कों को आशा की एक किरण दिखाई थी कि अब शांति स्थायी होगी। लेकिन वास्तविकता में आज यह संस्था इससे कोसों दूर विकसित देशों के हाथों की मात्र कठपुतली बनकर के रह गई है। यूएनओ अमेरिका की आर्थिक रहमो करम पर अस्तित्व में है, जो इजराइल के साथ खड़ा है। इसके चलते जब इजराइल ने यूएनओ के महासचिव ने हिंसा रोकने की बात कही तो इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल के प्रतिनिधि ने यूएनओ के महासचिव से इस्तीफे की मांग कर ली। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले देश हथियारों और लड़ाई के साथ सामान बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं। हथियार बेचने वाले अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी आदि वही देश हैं जो यूएनओ के वित्त पोषक भी हैं। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है दोस्तों। कहीं भी दो देशों के मतभेद आतंकवाद के जरिए नहीं मिटाए जा सकते हैं। मेरी नज़र में ऐसी समस्या का हल आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाकर एवं आपसी बैर और असंतोष को तिलांजलि देकर ही संभव है। वर्तमान परिस्थितियों में हमास इजराइल युद्ध एक गंभीर विषय है। इसने विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। यूक्रेन रूस युद्ध और हमास इजराइल युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं दोस्तों। हालांकि ऐसे युद्धों को रोकने एवं विश्व शांति के लिए 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 193 शांति प्रिय देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन इसके सदस्य देशों के बीच संवेदनशील विषयों पर हमेशा राजनीति होती रहती है। कुछ एक मामले को छोड़ दें तो अधिकतर मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ सुलझाने में असफल रहा है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। ये सोवियत संघ और ईरान विवाद, बर्लिन विवाद आदि को भी सुलझाने में असफल रहा है। इसका कारण यह है कि भारत जैसे देश को वीटो शक्ति नहीं दी गई है। विश्व शांति के लिए भारत जैसे देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शक्ति सहित अमेरिका और चीन जैसा स्थान देने की अति आवश्यकता है दोस्तों। हालांकि यह विभिन्न प्रमुख उपायों के माध्यम से अपनी भूमिका को निभाता है, जैसे सामूहिक सुरक्षा, जिसे हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। दूसरा यहीं पर इसका माध्यम है शांति रक्षा अभियान, इसे बोलते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस के माध्यम से। यह संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति रक्षा मिशन की तैनाती करता है। मिशन में सदस्य देशों के सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी शामिल होते हैं, जो युद्ध विराम की निगरानी करने, सुलह वार्ता को सुविधाजनक बनाने और शांति समझौतों के कार्यान्वयन करने का समर्थन करने के लिए कार्य करते हैं। कूटनीति और संघर्ष समाधान के माध्यम से भी यह राजनयिक वार्ता और संघर्ष समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह संघर्षग्रस्त पक्षों के बीच संवाद एवं सुलह वार्ता को प्रोत्साहित करता है
और शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए विवादों में मध्यस्थता करने में सहायता भी करता है। ये प्रतिबंध सैंक्शंस लगा करके भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले देशों या संस्थाओं के विरुद्ध व्यापार प्रतिबंध एवं यात्रा प्रतिबंध जैसे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों को भी लगा सकता है। मानवीय सहायता के लिए संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता पीड़ा कम करने, जीवन की रक्षा करने और संघर्षों के परिणामों का समाधान करने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर भी ये संधियों एवं अवसमयों के पालन को बढ़ावा देता है जो राज्यों के बीच व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विश्व के देश संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं अन्य राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का सम्मान करें। साथ ही साथ ये सामूहिक विनाश, हथियारों के प्रसार को कम करने और निशस्त्रीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इस तरीके से इसकी जो भूमिका है, अलग अलग भूमिकाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि इन सब भूमिकाओं के बावजूद भी आज ये संस्था अपना कैसे दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की विफलताएं काफी हद तक अभी देखने में आ रही हैं, जिसमें प्रत्यक्ष उदाहरण अभी है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने में विफल रहा है, जहां इजराइल ने फिलिस्तीन के ऐतिहासिक क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा है और उसके कृत्यों के लिए अधिक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है अभी तक। वहीं पर अगर आप देखेंगे कंबोडिया हिंसा जो वर्ष 1975 से लेकर के 1979 तक चली थी, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघन की अनदेखी की गई थी, लेकिन वहां पर भी ये उस नरसंहार को रोकने में विफल रहा है। सोमालिया और दक्षिण सूडान में गृह युद्ध वर्ष 1991 से चलते आ रहे हैं, लेकिन वहां भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन किसी भी प्रकार के अभाव और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के विरुद्ध बार बार हमलों के कारण विफल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों की मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की मौजूदगी के बावजूद भी दक्षिण सूडान में जारी गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। सूडान में दारफुर संघर्ष जो वर्ष 2003 से चल रहा है, उसमें भी इसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, लेकिन वहां भी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इन सभी में संयुक्त राष्ट्र अपना दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इराक पर आक्रमण वर्ष 2003 से लेकर 2011 तक का जो समय रहा वहां तक चला है। संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1483 के तहत सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में चिंताओं को आधार बनाते हुए इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था, जिससे भारी अस्थिरता उत्पन्न हुई और बाद में यह ISIS के उदय का कारण भी बना। दोस्तों, ISIS ने इराक और सीरिया के बृहद कब्जा कर लिया, जिससे एक बड़ा क्षेत्रीय एवं वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भी यह अपना दम तोड़ता हुआ नजर आया हुआ है। सीरियाई गृह युद्ध अगर हम देखें यहाँ पर वर्ष 2011 से अभी तक चल रहा है। इस युद्ध में सुरक्षा परिषद की समिति कार्रवाई के कारण क्षेत्र में दीर्घकालीन एवं विनाशकारी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जहां लाखों सीरियाई विस्थापित हुए हैं। दोस्तों, वहीं पर अगर हम यमन गृह युद्ध को भी देख लें जो वर्ष 2014 से अब तक का चल रहा है, यमन में भी सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हस्तक्षेप से मानवीय सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई थी। रोहिंग्या संकट जो म्यांमार में वर्ष 2017 से अभी तक चल रहा है, इसमें भी बहुत बड़ी आबादी के उत्पीड़न और विस्थापन को रोकने में विफल रहा है। तो इन सभी समस्याओं को हमने अभी देखा है कि इनमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बिल्कुल नगण्य देखने को मिलती है, लेकिन इन सभी के बाद भी इसके कुछ अच्छे परिणाम भी रहे हैं। हम कुछ इसके अच्छे परिणामों की भी बात करें, जैसे इस संस्था ने विश्व युद्धों की रोकथाम की। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद तृतीय विश्व युद्ध जैसी परिकल्पना को साकार नहीं होने दिया है। परमाणु प्रसार को रोकना, 5 दशकों से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी विश्व के परमाणु निरीक्षक रूप में कार्य कर रही है। शांति रक्षा अभियान के तौर पर भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर विशेषकर अफ्रीका में संघर्ष को रोकने और हल करने में अधिक सफल रहा है। वहीं अंतर्राज्यीय संघर्षों का समाधान भी किया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें, वर्ष 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट था, जिसमें ये सफल रहा है। मानवीय और राहत प्रयास में भी ये अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। ये अपने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तौर पर सहायता प्रदान करने में अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान दृष्टि से विश्व में संघर्षों, आतंकवाद,
मानवीय संकटों एवं अन्य उभरते खतरों के साथ एक नवीन, ऊर्जावान और कुशल संयुक्त राष्ट्र शांति एवं सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है दोस्तों। हालांकि यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों को लागू करने के लिए सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ साथ लगातार निगरानी एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं क्या इस तरीके के विषय में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कोई पहल की जाएगी। अगर इसमें सुधार की पहल नहीं होती है तो ये संस्था वर्तमान हालातों को देख करते हुए कहीं न कहीं बहुत पीछे दिख रही है। इसे ऐसी समस्याओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था और शांति के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करना चाहिए था। ऐसे तमाम सवाल हैं दोस्तों जिसके विषय पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और आप इन सारी चीजों से रूबरू होते रहेंगे। साथ ही साथ आपका कोई व्यू हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।